हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम टिप्पणी लिखने वाला प्रश्न बताएंगे जो कि है BHIC 103, जिसमें हम भारत का इतिहास 2 के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो कोड क्या है BHIC 103। देखिए, इसमें टिप्पणी लिखने वाला भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, और जो ये क्वेश्चन हम बता रहे हैं प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछा गया, इसलिए आपको बता रहे हैं। देखिए, इंडो ग्रीक आपको दे दिया जाएगा। इंडो ग्रीक पे टिप्पणी लिखिए जो 6 नंबर का रहेगा। इसको कम से कम 100 से 150 शब्दों के बीच में आपको लिखना होगा। दूसरा है बंदरगाह, ये भी 6 नंबर का रहेगा। और देखिए, बंदरगाह जो है ये आपको इसके बारे में टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो शहरी प्रक्रिया किस तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था किस तरह से शहरी प्रक्रिया में बदल रहा था, तो यह भी इसके बारे में आपको टिप्पणी लिखना है। पौराणिक हिंदू धर्म मध्यकालीन या उससे पहले जो पौराणिक हिंदू धर्म थी किस टाइप की थी, इसके बारे में, ये किस तरह से बना, इसके बारे में आपको लिखना होगा। लास्ट है प्राकृतिक और पाली भाषा के बारे में आपको टिप्पणी लिखना पड़ेगा। तो ये 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। तो 5 क्वेश्चन का आइए हम आपको वीडियो के माध्यम से इसका सॉल्यूशन बताते हैं। इससे पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। इससे पहले भी हम BHIC 103 का काफ़ी वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप उसे देख सकते हैं। BHIC 103 का प्लेलिस्ट हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। वह सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो वीडियो बना के आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो आप उसे देख सकते हैं। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, इंडो ग्रीक, देखिए बैक्टीरिया आधुनिक उत्तरी अफगानिस्तान का प्राचीन नाम है। तो बैक्टीरिया जो है आधुनिक अफगानिस्तान का जो है प्राचीन नाम है। बैक्टीरिया के यवन मूल रूप से पश्चिम एशिया के सेल्यूसिड साम्राज्य के क्षत्रप, देखिए बैक्टीरिया में जो उस टाइम जो राजा होते थे उसको क्षत्रप के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, तो सेल्यूसिड साम्राज्य के क्षत्रप अधीनस्थ शासक 3री शताब्दी BC के मध्य में सेल्यूसिड साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह हुआ और स्वतंत्र बैक्टीरिया का उद्भव हुआ। देखिए, यहाँ इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। तो देखिए, आपको याद रखना है कि बैक्टीरिया जो है प्राचीन नाम उत्तरी अफ्रीका का है। उसके बाद यहाँ पे जो है यवन मूल के निवासी या रहते थे। उसके बाद यहाँ का जो शासक था सेल्यूसिड साम्राज्य, वह 3री शताब्दी BC के मध्य सेल्यूसिड साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ठीक है, और स्वतंत्र बैक्टीरिया का उद्भव हुआ। तो आपको इसमें समझाने वाला कुछ नहीं, आपको सिर्फ पॉइंट पकड़ना है, इसी पॉइंट को लेके आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। ये साइंस नहीं है कि जो आपको हम समझा के एक तरह से समझा दें। एक ऐसा है कि थोड़ा बहुत आपको किताब तो पढ़ना ही होगा, कि किताब पढ़े हुए तो आपको इस तरह जो बता रहे हैं आपको एक्यूरेट लगेगा कि नहीं ये सही है। ठीक है, तो आपको एग्जाम नज़दीक है इसलिए ज़्यादा लंबा खींचने का कोशिश नहीं कर रहे हैं, नहीं तो लंबा थोड़ा सा खींच देते, 20 नंबर के आसपास का यह क्वेश्चन बता देते तो आपको समझ में आ जाता है। तो इसमें लिखना है 100 से 150 शब्दों में ही, तो ज़्यादा खींचने का कोई तुक नहीं बनता है। देखिए, ये बैक्टीरियाई अपने राज्य का विस्तार करते हुए हिंदकुश पर्वत के दक्षिण में पहुँचे। लगभग 145 BC में उन्होंने बैक्टीरिया पर नियंत्रण खो दिया और भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। बैक्टीरिया के यवनों ने 2री शताब्दी BC से पहले शताब्दी BC के बीच भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शासन किया। इन्हें इंडो ग्रीक के रूप में जाना जाता है। तो जो शासन किया था भारत के उत्तर पश्चिम भाग में, जो उस बैक्टीरिया को भगा दिया गया था वहाँ के शासक से, तो ये भारत में आकर उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में शासन करने लगा, जिसे इंडो ग्रीक के रूप में जाना जाता है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बंदरगाह पेरिप्लस और टोलेमी, ये 2 लेखक हैं, इसके अनुसार कि सामान्य युग की पहली 2
शताब्दियों में भारत के पश्चिमी और पूर्वी समुद्र मंडल के फलते फूलते बंदरगाहों का उल्लेख किया है। तो पेरिप्लस और टोलेमी जो है, इन्होंने भारत के बंदरगाह के पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग का जो है बंदरगाह इसका उल्लेख मिलता है। सिंधु नदी के मुहाने पर सबसे प्रसिद्ध बारबरिकम, याद रखिएगा, बारबरिकम ये बंदरगाह का नाम है था। यह सिंधु की एकमात्र नौगम्य मुख्य धारा पर स्थित था। इसने भारत रोमन व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चीनी ग्रंथ हौ हॉन्सू, ठीक है, हौ हांसू, याद रखिएगा, नाम भी चीनी का वैसा ही रहता है, हौ हांसू के आधार पर यह ज्ञात है कि व्यापारियों ने सेन, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, सेन तू निम्न सिंध और रोम के बीच समुद्री व्यापार से एक अच्छा खासा लाभ कमाया। दूसरी शताब्दी बीसी एसी के मध्य तक इस क्षेत्र पर कुषाणों का नियंत्रण था। दूसरा महत्वपूर्ण, देखिए कुषाणों का महत्व, कुषाण के बारे में जब हम बता रहे थे तो हम बताए हुए थे ये जो है रेशम मार्ग में स्थित था, और ये जो अपना व्यापार जो है इधर चीन के साइड से भी करता था, इधर इराक ईरान से भी करता था। तो ये बताए हुए थे कुषाण जब हम आपको पढ़ा रहे थे, तो कुषाणों का नियंत्रण था। दूसरा महत्वपूर्ण बंदरगाह सायरा स्ट्रीन थी। तो दूसरा जो है इसको याद रखिएगा, सायरा स्ट्रीन दूसरा बंदरगाह महत्वपूर्ण था। वर्तमान का यह सूरत में स्थित है, जो गुजरात तट पर स्थित था। तो समझ गए इसको। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए शहरी प्रक्रिया। इस अवधि में शहरी प्रक्रियाओं का स्वरूप एक विवादास्पद मुद्दा है। इतिहासविद श्री R.S. शर्मा, याद रखिएगा ये नाम, R.S. शर्मा के अनुसार इस अवधि में लोगों का शहर से पलायन होने के कारण शहरी केंद्रों में गिरावट हुई। यह गिरावट दो चरणों में धीरे धीरे हुई। पहला चरण लगभग 350 से 400 एसी के बीच गुप्त साम्राज्य के उदय के साथ हुआ। पुरातात्विक अभिलेखों के अध्ययन से पता चलता है कि लोगों के गांव की ओर पलायन से बस्तियों की प्रकृति में कमी हुई। जब शहर से लोग गांव की तरफ जाएगा तो ऑटोमेटिक है वहाँ के जो संसाधन है उस पर दबाव पड़ेगा, तो प्राकृतिक में कमी आई। कुछ स्थल जैसे बड़ा हस्तिनापुर, सोहगोरा, कपिलवस्तु, कुशीनगर, चिरांद, शिशुपालगढ़, ताम्रलिप्त, ब्रह्मगिरी और अन्य क्षेत्र पूरी तरह से निर्जन एवं वीरान थे। लोगों के पलायन को तो चीनी यात्री ह्वेनसोंग ने भी नोट किया था। तो चीनी यात्री हर्षवर्धन के काल में आया था, गुप्त साम्राज्य के काल में, तो यह भी जो पलायन हो रहा था उस समय भारत में, तो यह भी अपने पुस्तक में इसका वर्णन किया है, नोट किया था। अन्य स्थल जैसे पुराना किला, मथुरा, तक्षशिला, वाराणसी, श्रृंगारवेरपुरा, वैशाली से भी गिरावट का लक्षण मिले हैं। तो शहर से लोग गांव की ओर पलायन कर रहा है, इसका वृत्तांत जो है ह्वेनसोंग ने भी अपनी पुस्तक में किया है। तो आपको एक तरह से वर्ड मिल गया कि आपको के एग्जाम में आएगा, तो इसको आपको लिखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पौराणिक हिंदू धर्म, जो आपको 6 नंबर करेगा, 100 से 150 शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा। देखिए वैदिक ब्राह्मणवाद के पतन के साथ कई संप्रदाय उभरे जिन्होंने मिलकर पौराणिक हिंदू धर्म का गठन किया। तब ब्राह्मणवाद का जब अंत हो गया था तो कई संगठन या कई संप्रदाय मिलकर हिंदू धर्म का गठन किया। पौराणिक हिंदू धर्म इसलिए एक विश्वास प्रणाली है जिसमें औपचारिक रूप से कई धाराएं हैं जो स्थानीय धार्मिक सांस्कृतिक मान्यताओं और प्रथाओं को आत्मसात और संश्लेषित करती है। इससे इसे विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न सामाजिक समूहों को अपने में आत्मसात करने में मदद मिली। पौराणिक
थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, पौराणिक हिंदू धर्म का अस्तित्व तांत्रिक मान्यताओं और प्रथाओं के साथ साथ अस्तित्व में था। तो लास्ट में जब वह अलग हो गया था, ये तांत्रिक मान्यताओं पर भी आधारित था हिंदू धर्म। ये ब्राह्मणवाद के खत्म होने के बाद कई संप्रदाय ने मिलकर हिंदू धर्म की स्थापना की थी। तो आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो प्राकृतिक और पाली भाषा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, प्राकृतिक और पाली भाषा। प्राकृतिक भाषा भारतीय आर्य भाषा का एक प्राचीन रूप है। धार्मिक का इसको जो प्राकृतिक भाषा को स्थानीय भाषा भी आप मान सकते थे, उस टाइम का जो युग चल रहा था। तो धार्मिक कारणों से जब संस्कृत का महत्व कम होने लगा तो प्राकृतिक भाषा अधिक व्यवहार में आने लगी। जनता के लिए प्राकृतिक बोलचाल की भाषा थी। इसका उपयोग उपमहाद्वीप में विभिन्न साहित्यिक ग्रंथों के उत्पादन में दूसरा था। मतलब ग्रंथों का जो लेखन का जो भाषा उपयोग किया जाता था, तो दूसरा भाषा जो था उस टाइम तो प्राकृतिक भाषा ही था, पहला संस्कृत था। ठीक है, 3री शताब्दी के दौरान किया गया था। इस भाषा का इस्तेमाल पहली 4 था और 4 या 5 शताब्दियों में समस्त दक्षिण एशिया के सत्तारूढ़ राजवंशों द्वारा विभिन्न शिलालेखों के निर्माण में किया गया था। तो आप यदि अच्छी देखिएगा तो अशोक का भी शिलालेख, उसमें भी प्राकृतिक भाषा का उल्लेख किया गया। इसे भी अपने नोट में लिख सकते हैं आप। ठीक है, शिलालेख का निर्माण किया गया। पाली भाषा प्राचीन भारत की एक भाषा थी। यह हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की एक बोली थी। प्राकृतिक थी। पाली का शाब्दिक अर्थ पवित्र रहना है। तो पाली का जो है शाब्दिक अर्थ है, यदि आप समझना चाहते हैं तो इसका अर्थ होता है पवित्र रहना। इसको बौद्ध त्रिपिटक की भाषा के रूप में भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म का जो है एक ग्रंथ है त्रिपिटक, ये प्राकृतिक भाषा में ही लिखा गया है। तो इस पाली भाषा को इसके नाम से भी जाना जाता है। देखिए, पाली में स्वयं स्थानीय प्रकार थे और यह किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं थी। जैनों ने बौद्धों की तरह संस्कृत का बहिष्कार करके अर्धमगधी भाषा को अपनी रचनाओं के लिए अपनाया था। तो आइए 5 क्वेश्चन देख लिए। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।